हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो में हम ओटाइटिस मीडिया डिस्कस करने वाले हैं। जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सेकेंड पार्ट। यहाँ पर आप लोगों का जो टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया उसे हम डिस्कस करेंगे। यदि आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई हैं, वहाँ पर आपको और टॉपिक्स पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन के ऊपर भी आप लोगों को हमारे चैनल पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और यदि आप हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल, उसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर भी आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के आपको हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करने होंगे तो आप हमारे एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आपको जो नोट्स हैं वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ओटाइटिस मीडिया जो है ये मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ओटाइटिस मीडिया वर्ड है इसमें क्या होता है, जो मिडिल ईयर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन को जो है ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। यहाँ पर ओटाइटिस मीडिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉरेन बॉडी, यदि कोई फॉरेन बॉडी इंसर्शन हो गया हो तो उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। फेशियल इंजरी की वजह से हो सकता है। रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, यदि थ्रोट में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसकी वजह से भी पेशेंट में ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है, किसी इन्फेक्शन के कारण जो है पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया हो जाए। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सभी जो हैं रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ओटाइटिस मीडिया के लिए। जॉइंट इन्फ्लेमेशन, यदि पेशेंट को रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो तो उसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। या फिर एज लाइक फैक्टर्स जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड फैक्टर्स, ये सारे रिस्क फैक्टर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ओटाइटिस मीडिया है उसकी एटियोलॉजी है, इन कारणों से जो है ओटाइटिस मीडिया पेशेंट को हो सकता है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे ओटाइटिस मीडिया की। तो जो भी हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पर देखे, इनमें से किसी भी एक एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से पेशेंट का जो मिडिल ईयर की कैविटी रहेगी, जैसे कि मसल्स, बोन, ईयर ऑसिकल्स या यूस्टेशियन ट्यूब, इन सभी में जो है डैमेज हो जाएंगे ये, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड, पस या लिम्फ का कलेक्शन होने लगेगा। और जब वहाँ पर ब्लड, पस या लिम्फ का कलेक्शन होगा तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन होगा। इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण डम डम टाइप से जो साउंड है वो क्रिएट होगा। और फिर पेशेंट के ईयर से डिस्चार्ज होने लगेगा। अब जो डिस्चार्ज रहेगा वो 2 टाइप का हो सकता है। सीरस ओटाइटिस मीडिया, यदि लिम्फ का डिस्चार्ज हो रहा होगा तो पेशेंट का जो ओटाइटिस मीडिया है उसे हम सीरस ओटाइटिस मीडिया कह सकते हैं, यदि लिम्फ डिस्चार्ज हो रहा है। और यदि जो डिस्चार्ज है उसमें ब्लड या पस प्रेजेंट हो तो उसे हम सुप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप से जो है डिस्चार्ज हमें ईयर में से देखने को मिलेगा, सीरस ओटाइटिस मीडिया एंड सुप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। फिर उसके बाद जो सुप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया है इसके भी अलग से टाइप्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया हैं, यहाँ पर जो सुप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया है उसे भी अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। एक्यूट सुप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया एंड क्रॉनिक सुप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। जैसे कि हमने देखा सुप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया में क्या प्रेजेंट है, ब्लड या फिर पस प्रेजेंट है तो उसे सुप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर ब्लड एंड पस प्रेजेंट होगा तो वो सुप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, एंड प्रेजेंट नहीं है तो एक्यूट नॉन सुप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया एंड क्रॉनिक नॉन सुप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। और एक्यूट और क्रॉनिक तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर 7 डेज़ के अंदर हो रही है डिसीज़ कंडीशन तो उसे एक्यूट बोलेंगे, एंड लॉन्ग टर्म से प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसे क्रॉनिक कहा जाता है। तो साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं, क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे पेशेंट में। ईयर में पेन होगा पेशेंट के, हैवीनेस इन अफेक्टेड ईयर, जो ईयर अफेक्टेड रहेगा ओटाइटिस मीडिया से उस ईयर में जो है हैवीनेस प्रेजेंट होगी, पेशेंट को वॉमिटिंग होगी।
सेंसोन्यूरल और कंडक्टिव हियरिंग लॉस, पेशेंट को जो है हियरिंग लॉस होगा। ग्लू ईयर, ग्लू मतलब कि जो ईयर का जब हम इंस्पेक्शन करेंगे तो वहाँ पर डिस्चार्ज प्रेजेंट रहेगा, स्टिकी मटेरियल टाइप का डिस्चार्ज रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ग्लू ईयर बोला है। फीवर और हेडेक हो सकता है पेशेंट को इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के कारण। और जो है स्टिफनेस इन नेक, नेक में भी स्टिफनेस देखने को मिलेगी, न्यूशल रिजिडिटी जिसे कहा जाता है। तो जो पेशेंट है उसकी नेक में स्टिफनेस भी प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जो हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जैसे हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑटोस्कोपी करेंगे, ऑटोस्कोप की हेल्प से जो है हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जैसे कि रिन टेस्ट एंड वेबर्स टेस्ट। और ये जो टेस्ट हैं ये ट्यूनिंग फॉर्क की हेल्प से किए जाते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क जो है इस टाइप का एक डिवाइस होता है, तो जो है ये डिवाइस की हेल्प से रिन टेस्ट और वेबर्स टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। रिन टेस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल एयर कंडक्शन इज़ बेटर देन बोन कंडक्शन, बट इन अफेक्टेड ईयर बोन कंडक्शन इज़ हाई ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड वाइब्रेशंस। तो जब हम किसी नॉर्मल पर्सन का रिन टेस्ट करते हैं तो एयर कंडक्शन जो है वो बेटर रहता है बोन कंडक्शन के कंपैरिजन में। लेकिन यदि पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया हो रहा होगा और हम उसका जो रिन टेस्ट है वो परफॉर्म कराएंगे तो पेशेंट का क्या हाई आएगा, बोन कंडक्शन हाई आएगा और एयर कंडक्शन जो है वो लो रहेगा, क्योंकि पेशेंट के ईयर में क्या हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और एक वेबर टेस्ट परफॉर्म किया जो वेबर टेस्ट रहता है इसमें इन दिस ट्यूनिंग फॉर्क प्लेस्ड ऑन हेड एंड आस्क द पेशेंट फॉर कंडक्टिव हियरिंग लॉस ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन। तो जो वेबर्स टेस्ट रहता है इसमें हम पेशेंट के हेड पर ट्यूनिंग फॉर्क को प्लेस करते हैं और उससे उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो पेशेंट से पूछते हैं कि उसे सुनाई दे रही हैं या नहीं। इस तरीके से हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं। Firstly, close the one ear and vibrate the tuning fork, and after that close the other ear and vibrate the tuning fork. तो पहले हम लोगों को एक साइड का जो ईयर है उसे क्लोज कर देना है और वाइब्रेशंस पेशेंट को सुनाई दे रही है या नहीं वो चेक करना है। उसी तरीके से हम फिर जो सेकंड ईयर रहेगा उसमें भी इसी तरीके से करेंगे, क्लोज कर देंगे और फिर दूसरे ईयर से हम देखेंगे कि वाइब्रेशंस पेशेंट को सुनाई दे रही हैं या नहीं। और अगर पेशेंट का जो ईयर है वो अफेक्टेड रहेगा तो अफेक्टेड ईयर डज नॉट लिसन द साउंड। तो जो भी ईयर पेशेंट का अफेक्ट रहेगा उसमें पेशेंट को साउंड सुनाई नहीं देगा। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट में यहाँ पर जो है ईयर ट्यूब इंसर्शन की जाती है जिसे टिम्पैनोस्टॉमी भी कहा जाता है या फिर गोमेज इंसर्शन भी बोल सकते हैं। इस ट्यूब को इंसर्ट करके जो भी फ्लूइड कलेक्शन हुआ है ईयर में उसे रिमूव किया जाता है। तो जो भी एक्यूमुलेशन हो रहा होगा ओटाइटिस मीडिया वाली कंडीशन में तो ईयर ट्यूब का इंसर्शन करके जो भी डिस्चार्ज है उसे रिमूव किया जाता है। उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए, हियरिंग एड्स दे सकते हैं पेशेंट को जैसे माइक्रोफोन वगैरह डेली लिविंग एक्टिविटीज़ के लिए हेल्प करेगा पेशेंट की। एंड जो भी मेडिकेशंस दे रहे हैं वो हमें ईयर में इंस्टिलेशन करके देना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ओटाइटिस मीडिया आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर आपको और टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगे। और यदि आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर चैट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए होंगे वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।